आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो इकोनॉमिक्स हम लोग देखने वाले हैं और क्लास 12वीं के लिए, ठीक है। जो 12वीं के बच्चे जो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम पेपर लिखने वाले हैं 18-20 को, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी आपको बताएंगे वीवीआई प्रश्न बताएंगे या वैसा ही प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा वो आप सबों को पता है कि हम किस तरीके से आप लोग को बताते हैं। जिस तरह से हिंदी में बताए थे, हिंदी वाले अधिकतर बच्चे देखे होंगे कि बहुत सारा प्रश्न इससे आया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इकोनॉमिक्स की बारी है तो इकोनॉमिक्स को हम लोग तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। तो ये जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बच्चे केयरफुली एंड सावधानीपूर्वक इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जी, क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो अर्थव्यवस्था का कौन सा समस्या का है उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो ऑप्शन जैसे कि दिया गया है इसमें, ठीक है। तो देखो, उत्पादन से है तो इस सबसे पहली जो है तकनीकी के चयन से है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, ठीक है। कैसे उत्पादन करें, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका सटीक आंसर होगा क्योंकि तकनीकी के चयन से है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो है यहाँ पे। तो दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान खाली स्थान होता है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होगा, जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब सीमांत उपयोगिता का वैल्यू 0 होगा, क्या होगा, 0, शून्य, ठीक है। जब 0 होगा तो फिर आपका सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है। कहता है कि सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है। तो सामान्यतः एक उदासीन वक्र क्या होता है, वृत्ताकार, यू आकार, मूल बिंदु की ओर उत्तल, मतलब कि और मूल बिंदु की ओर अवतल। तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, मूल बिंदु की ओर उत्तल, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। मूल बिंदु की ओर, मतलब आप कह सकते हैं उत्तल की ओर मूल बिंदु, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है, कहता है सामान्यतः एक मांग वक्र ढाल होती है। तो सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल क्या होता है, तो मांग वक्र का ढाल जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव, जो ऑप्शन नंबर ऋणात्मक 2 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच खाली स्थान होता है। तो एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होता है। तो मांग की कीमत लोच होता है, क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मांग की कीमत लोच जो होगा वो 1 होगा। 1 क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जी हाँ, 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि निम्न में से थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ना, हाँ ठीक है। निम्न में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। तो किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप सभी बताएंगे और इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट जो होगा उसका आकार यू आकार का, यू शेप्ड का होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया, कहता है सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं जब। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर कब होगा। तो सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर तब होगा जब औसत लागत न्यूनतम होगा, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कम जूम करते हैं, है ना। हाँ, दिया गया है। कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना है। तो इसमें जो होता है बाबू लोग, उसमें होता है समरूप। क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप, ठीक है। होमोजीनियस, ठीक।
चलिए आगे देखिए, आगे बात कहता है क्या, देखो बहुत इजी प्रश्न है एंड समझने वाली बात है। कहता है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का कीमत 5%, कितना 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। जब 5% की उसकी कॉस्ट में बढ़ोतरी होगा तो 6% की मात्रा बढ़ जाती है। तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो वस्तु की पूर्ति कीमत लोच का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1.2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होता है जब, तो जब हानि कब होगा, जब MR, ठीक है, ग्रेटर मतलब कि MR लेस देन MC, ठीक है। MR और MC यहाँ पे दो दिया हुआ, मार्जिनल रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है। मतलब कि मांग और पूर्ति, मांग D है, पूर्ति S है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको बताना है कि कौन सा फार्मूला सेट होगा। तो फार्मूला जो सेट होगा, इनमें से सभी फार्मूले सेट होंगे। D=S, D-S वो 0, जिसको कहते हैं D/S बराबर 1, इसमें से सभी होगा, ठीक है। तो आपका सभी होगा 4 नंबर, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि पूर्ति अधिक की स्थिति में किस वस्तु की कीमत में होना है, तो खाली की प्रवृत्ति होना है, तो प्रवृत्ति होना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इज 1 टू इंक्रीज, ठीक है, टू इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग MCQ देखें, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ठीक। तो चलिए एक साइड से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते आते हैं, समझते आते हैं। सबसे पहले निजी आय से आप क्या समझते हैं, निजी आय जिसको हम लोग प्राइवेट इनकम कहते हैं, ठीक। इसको आप लोग चाहे तो अपने भाषा में लिखिए, नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान, ठीक है, क्या बोला, निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र से लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी ब्याज आय भुगतान है, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय ETC, तथा गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान आते हैं, ठीक है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज की सम्मिलित होती है, ठीक है। तो ये था निजी आय। अब निजी आय बराबर क्या होता है, देखो निजी आय बराबर क्या कर सकते हैं, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय, मतलब निजी क्षेत्र से जो घरेलू उत्पादन है, घर में जो उत्पादन होता है उससे प्राप्त आय, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, और विदेशों से शुद्ध साधन आय जैसे कि विदेश गया वहाँ से कमाया वहाँ से टिकाया, सरकार से चालू हस्तांतरण, और सरकार से जो भी इनकम दिया जाता है वो चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण, और प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे दिया गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें क्या क्या है, बोला प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रोच कर, जिसको अप्रत्यक्ष को प्रोच भी कहते हैं, अंतर बताना, डिफरेंट बिटवीन टू, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आप देख लिए, दिया गया प्रत्यक्ष कर के गुण, तो सिर्फ आप प्रत्यक्ष कर वाला ही लिख देंगे इसमें, प्रत्यक्ष करके अगर इस जगह पे अप्रत्यक्ष रखता तो इसका वाला लिख देंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है क्या, इसको जान लीजिए। प्रत्यक्ष कर है, ये कर व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, व्यक्ति पर, इसमें अप्रत्यक्ष में ये कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, इसमें व्यक्ति के ऊपर होता है, इसमें वस्तु के ऊपर होता है, इनमें अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, और ये दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें दूसरे पर हस्तांतरित किया जा सकता है। ये प्रगतिशील है और कर की दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, और ये प्रगतिशील है जिस तरह से आपका कर का दर बढ़ जाएगा जैसे जैसे आपका वृद्धि बढ़ेगा, और इसमें ये सामान्यतः अप्रगतिशील होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए आय कर, सम्मिलित कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर में, और इसमें है अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पादन कर, शुल्क कर, सीमा कर शुल्क ETC, ठीक है, ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंडर में आते हैं।
यहाँ पे प्रश्न दिया गया, कहता है कि यदि एक देश की वस्तुओं का निर्यात मूल्य 1000 करोड़ है और वस्तुओं का आयात मूल्य 600 करोड़ है, मतलब 1000 वो भेज रहा है, 600 करोड़ वो ले रहा है, तो व्यापार शेष कितना होगा? तो व्यापार शेष कितना होगा? तो व्यापार शेष होगा निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य बराबर 400 करोड़ निकल जाएगा। देखो निर्यात इजिकल टू 100, माफ किया 1000 है ना, यहाँ पे 1000 दिया गया है और इसमें 600 करोड़ है ना, तो घटा देंगे तो यहाँ पे 400 करोड़, मतलब कि 400 करोड़ इसका सही आंसर होगा, ये मतलब कि व्यापार शेष होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि नियंत्रण शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण क्या है? तो शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण दिया गया यहाँ पे, तो विधि शाख की आवश्यकताओं को कम करने एवं शाख के विकल्प ढूंढने से संबंधित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं, जैसे सीमांत आवश्यकताएं, शाख की राशिंग, उपभोक्ता शाख का नियम, नैतिक प्रत्यक्ष कार्यवाही इत्यादि। ठीक है, ये था आपका शाख नियंत्रण के कर। एक आगे दिया हुआ चेक और ओवरड्राफ्ट में अंतर बताइए। ठीक है, बिटवीन चेक टू ओवरड्राफ्ट। ठीक, चलिए आगे दिया गया है, कहता है अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट? तो चेक एक प्रकार का कागजी मुद्रा है। चेक क्या है? एक प्रकार का कागजी मुद्रा है जिसे बैंक अपने ग्राहक को देता है। ग्राहक उस पर राशि एवं पाने वाले व्यक्तियों या फर्म को निर्दिष्ट करता है। बैंक उस व्यक्ति या फर्म को चेक धारक के खाते में उतनी ही राशि प्रदान करता है जितना चेक पर अंकित रहता है। ठीक है, चेक समझे क्या बोला? चेक एक प्रकार का कागजी मुद्रा है जिसे बैंक अपने ग्राहक को, किसको? ग्राहक, कस्टमर को, उस पर राशि एवं पाने वाले व्यक्ति या फर्म के निर्दिष्ट करता है। उसके ऊपर राशि लिखना पड़ता है और जो फर्म या फिर जो है उसके निर्दिष्ट उसको देता है। बैंक उस व्यक्ति या फर्म को चेक धारक के खाते में उतनी ही राशि प्रदान करता है जितने चेक पर अंकित होते हैं। अगर आपके अकाउंट से में 1 करोड़ है और तो अगर आप चेक में 50 लाख लिखे तो 50 लाख देगा, 1 करोड़ आपको नहीं देने वाला है। ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष क्या है? तो अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहता है चालू खाते के ग्राहक जमा राशि से निश्चित सीमा तक अधिक राशि का चेक जारी करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इस पर ब्याज दर नगद शाख से कम होती है क्योंकि इस कार्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनका नकदीकरण सरल होता है। ठीक है, तो ये था ओवरड्राफ्ट एंड आपका था चेक। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी प्रश्न बताए हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक के हवाले से ही लिया गया है, बट उसमें क्वेश्चन बैंक में आंसर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, इसीलिए हमने अलग बुक का सहारा लेने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।